नमस्कार। हमारे YouTube चैनल चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में प्रतिदिन की तरह आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत की शिक्षा व्यवस्था के विकास के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ब्रिटिश काल में प्रमुख शैक्षिक प्रयास पार्ट 2 लेकर के आए हैं। पार्ट 1 में हमने आपको लगभग 1900 या 1902 तक के ही कालखंड को लिया था। यहाँ पर हम लोग 1900 के बाद आपका सन 1947 के पूर्व के समय में ब्रिटिश भारत में किस किस प्रकार के शैक्षिक विकास हुए, कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु इसके अंतर्गत आते हैं, यह हम लेकर के आपके सामने आए हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और अधिकतम एग्जाम में जहाँ शिक्षा के विकास के संबंधित प्रश्न आते हैं उनमें यहाँ से 1 या 2 प्रश्न अमूमन आ ही जाते हैं। तो यह आपका इतना महत्वपूर्ण वीडियो है कि जो कि यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के साथ साथ प्रतियोगी छात्रों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ एजुकेशन आपके बच्चों के लिए, आपके सोशलॉजी के बच्चों के लिए, पॉलिटिकल के बच्चों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सेकेंड पेपर में। साथ ही साथ सीटेट के बच्चों के लिए, यूपी टेट और एस टेट के बच्चों के लिए तो यह नितांत ही आवश्यक है क्योंकि वहाँ प्रश्न तथ्यात्मक ही पूछे जाते हैं। साथ ही साथ जो हमारे बीएड और बीटीसी के रेगुलर बच्चे कर रहे हैं उनके रेगुलर सेमेस्टर एग्जाम्स में भी, विभिन्न सेमेस्टर एग्जाम्स में भी इसके प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो इतने महत्वपूर्ण वीडियो को कृपया करके मिस न करिए। आइए हम लोग समय न बर्बाद करते हुए तुरंत चलते हैं और हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिए। आइए हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश काल में प्रमुख शैक्षिक प्रयास किस प्रकार से किए गए। तो यहाँ पर हम लोग विभिन्न कालों में शैक्षिक जो प्रयास हुआ, हमने कहा कि इसके पहले ये हमने 1947 से 1904 से लेकर इस पार्ट में 1947 तक के वीडियो को हम लोगों ने रखा हुआ है। तो आइए देखते हैं फटाफट देर न करते हुए। 1904 में आपका जो पहला आपका शैक्षिक प्रयास आता है वह आपका 1904 में पहला होता है आपका भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। आपका 1904 में आता है शैक्षिक विकास के संदर्भ में। यह लॉर्ड कर्जन के समय में पारित होता है और इसी से संबंधित आपका 1902 में हम लोग रेलवे कमीशन पे चर्चा कर चुके हैं। आइए अब हम लोग विकास के दूसरी तरफ बढ़ते हैं पड़ाव पर। तो अब 1905 का समय आता है महत्वपूर्ण, उसमें कांग्रेस द्वारा प्रथम बार राष्ट्रीय शिक्षा की मांग की जाती है। अब आते हैं हम लोग अगले तरफ। 1910 यह आपके शिक्षा के संदर्भ में महत्वपूर्ण वर्ष था। यहाँ पर 1910 तक शिक्षा केंद्रीय सरकार के गृह विभाग के अधीन था, परंतु 1911 में यह गृह विभाग से पृथक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। अब आते हैं 1911। 1911 गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा गोखले बिल प्रस्तुत किया जाता है और यह केंद्रीय धारा सभा में प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने से संबंधित था। यद्यपि आपके सदस्यों की पूरी मांग न होने के कारण यह नहीं पारित हो पाता है, तो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो उस पर बनाएंगे। अब आते हैं हम लोग विकास के क्रम में 1917 में। 1917 में कैसे आपका विकास होता है? फिर यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना होती है, जिसे हम लोग सैडलर कमीशन के नाम से भी जानते हैं। यानी सैडलर कमीशन की स्थापना 1917 में होती है। 1919 में ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। यह कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंधित था, इसलिए इसे कलकत्ता विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में यह आपका आयोग आता है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि यह कलकत्ता विश्वविद्यालय किसके समय में आया, तो इनके समय में आया। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि इसके 2 भारतीय सदस्यों का नाम बताइए, या इसमें कौन से 2 भारतीय सदस्य? तो डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद इसके 2 भारतीय सदस्य थे। जब हम आपके कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग से ये सारी आयोगों पे अलग से वीडियो बनाएंगे तो उनमें छोटे छोटे पॉइंट्स को अलग से रखा जाएगा। 1919 का जो समय है शिक्षा के संदर्भ में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के अनुसार प्रत्येक प्रांत में शिक्षा हस्तांतरित विषय के अंतर्गत आ जाती है और शिक्षा का जो प्रभार है एक मंत्री को दे दिया जाता है। यह यहाँ पर शिक्षा के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका है। अब आते हैं हम लोग 1929। हरटांग समिति द्वारा आपका प्राथमिक शिक्षा में
अपव्यय व अवरोधन की ओर प्रथम बार ध्यानाकर्षण किया जाता है। अगर मैं यहाँ प्रश्न के आधारित टॉपिक की बात करूं तो यहाँ पर ये इधर के वर्षों में सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाले प्रश्नों में अपव्यय व अवरोधन की ओर हम चर्चा करते हैं, जिसे हम स्टैग्नेशन एंड ड्रॉप आउट कहते हैं। इस पे एक संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। जैसे नाम से ही स्पष्ट है अवरोधन, तो पहले अवरोधन को समझ लेते हैं, फिर अपव्यय आपका बेटर समझेंगे। अवरोधन यानी अवरोध माने रुकना। जब एक बच्चा पढ़ाई के दौरान बार बार कोई कमी के कारण या दिक्कतों के कारण वह उसी क्लास में बार बार जो है फेल होता रहे या ना बढ़ पाए, उसी कक्षा में, जैसे क्लास 5 का बच्चा है ना, वो किसी कारण आगे क्लास में 6 में नहीं जा पाता, बार बार उसी क्लास में आता है, तो वह अवरोधन कहलाता है। और अपव्यय माने ड्रॉप आउट, वह क्या है कि वह आपके विद्यालय को छोड़कर किसी कारणवश बच्चा ड्रॉप आउट कर जाए, विद्यालय ही छोड़ दे, तो उसके ऊपर जितना व्यय हुआ वह एक तरह से बेकार गया ना, तो इसीलिए इसको अपव्यय कहा गया। तो उम्मीद है कि ये छोटा सा आपको बहुत उलझाऊ कॉन्सेप्ट है, लेकिन इजी वे में आपको संक्षिप्त शब्दों में मैंने समझाने की कोशिश की है कि अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या क्या है। इधर बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है कि अपव्यय एवं अवरोधन की अवधारणा को स्पष्ट करिए। तो ये बता दूं मैं स्पष्ट कि 1929 में ही पहली बार इस तरफ जो है प्रमुख ध्यानाकर्षण आयोग के समिति के निमित्त जो है पहली बार इसका ध्यानाकर्षण कराया गया था। इसलिए हटाम समिति बहुत महत्वपूर्ण है आपका। अब हम लोग आते हैं 1937 की तरफ जो है। 1937 में क्या होता है, एवट वुड प्रतिवेदन आपका आता है में उच्चतर माध्यमिक स्तर पर तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था करने तथा सामान्य शिक्षा का उन्नयन करने की संस्तुति की जाती है, यानी एवट वुड प्रतिवेदन इस वर्ष आपका आता है, उसमें ये महत्वपूर्ण सुझाव दिए जाते हैं। अब आते हैं हम लोग 1937, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके शैक्षिक विकास के संदर्भ में 1937 आपका आता है। इसमें क्या है, वर्धा शिक्षा योजना पास होती है, जिसे बेसिक शिक्षा योजना और भी बहुत से नामों से हम लोग जानते हैं। तो इसके संदर्भ में 2 पॉइंट्स हैं, आप सुन लीजिए। वर्धा में महात्मा गांधी की आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में बेसिक शिक्षा योजना की प्रस्तुति की जाती है, जिसको डॉक्टर जाकिर हुसैन ने गांधी जी के परामर्श से इस शिक्षा के प्रारूप को तैयार किया था, है ना। तो इसे हम लोग बेसिक शिक्षा योजना की क्या कहते हैं नाम से जाना जाता है। 1937 में आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर एक अलग से हम लोग काफ़ी सारगर्भित वीडियो बनाएंगे, तो ये आप उस वीडियो का तब तक वेट करते रहिए और तब तक हमारे बाकी वीडियोस को आप ध्यान से देखते रहिए। अब आइए 1938 में क्या होता है, ये भी बेसिक शिक्षा से संबंधित था। उसमें बेसिक शिक्षा योजना पर डॉक्टर बीजी खैर की अध्यक्षता में खैर समिति का प्रतिवेदन आता है, प्रथम प्रतिवेदन आता है, जिसमें इस बेसिक शिक्षा योजना से संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव दिए जाते हैं। फिर 1940 का वर्ष आता है, बेसिक शिक्षा के संदर्भ में द्वितीय खैर समिति का प्रतिवेदन आपके सामने आता है। और उसकी प्रकार 1900 अब आते हैं अंतिम वर्ष 1944 तरफ, जो ब्रिटिश काल में प्रमुख शैक्षिक प्रयास के संदर्भ में आपका महत्वपूर्ण वर्ष माना जाता है। इसके बाद सीधे हम लोग 1948 में राधा कृष्ण योजना पे आ जाते हैं, तो वह आज़ादी के बाद का वर्ष है। ये आपके लिए इसलिए इसे अंतिम अपनी इस वीडियो में अंतिम वर्ष 1944 को हमने रखा हुआ है। सार्जेंट योजना के द्वारा शैक्षिक विकास की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है। 1946 में ही सार्जेंट योजना आती है। इसके अनुसार भारत में प्राथमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय, कनिष्ठ विद्यालय तथा उच्च बेसिक विद्यालय स्थापित करने की बात की जाती है और यहाँ पर 6 से 11 वर्षीय बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात करती है। यद्यपि किन्हीं अन्य कारणों से यह योजना बहुत सफल नहीं रहती है, उस पर हम अलग से किन किन बिंदुओं के कारण है उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। तो अब आपसे ये महत्वपूर्ण बात चूंकि हमने कहा था कि हमने ये पूरे वीडियो का जो आधार था वह वर्ष आधारित कैसे कैसे आपके ब्रिटिश भारत में प्रमुख शैक्षिक प्रयास, आपके विकास जो है प्रयास, वह आपके वर्षवार कैसे कैसे तरक्की करते हैं, हमारे इस वीडियो का आधार यही था। और बहुत कम जगहों पर लगभग वर्ष वाइज ही एक साथ टॉपिक मिलते हैं, जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अब किस कारण से इतना सीरियल वाइज नहीं मिलता है, ये आप वो अनुसंधान का विषय है, लेकिन हम लोगों ने इस कमी को देखते हुए वर्ष वाइज 2 वीडियो के रूप में इसको रखा है।
अब इसके बाद के वीडियो में हम लोग 1947 के बाद जो महत्वपूर्ण समितियां आती हैं, अगला वीडियो इसके ऊपर बनाएंगे और फिर आपके अलग अलग समरूवाइज के रूप में अगले हफ्ते में देखा जाएगा कि किस बिंदु पे हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट वाइज बनाते हैं वीडियो को। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगा होगा और देखते हैं। और अगर हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक अवश्य करने की कोशिश करें। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। कल मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।